कभी सोचा है एक साम्राज्य की राख पर एक देश कैसे खड़ा होता है? आज हम आधुनिक भारत के उसी हिम्मत और उतार चढ़ाव से भरे सफर को समझेंगे। ये कहानी है नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों से लड़ने की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाने की। ये सिर्फ एक देश के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक आइडिया के सच होने की कहानी है। जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द जो हम सब ने सुने हैं, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थे। ये तो एक नए देश की धड़कन थे, जिसमें करोड़ों लोगों की उम्मीदें और सपने बसे हुए थे। ये ऐलान था उस भविष्य का जिसे अब भारतीय खुद बनाने वाले थे। लेकिन जश्न के उस शोर के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई भी थी। आज़ादी की वो सुबह अपने साथ सिर्फ उम्मीदें ही नहीं लाई, बल्कि चुनौतियों का एक ऐसा पहाड़ लेकर आई जो इस नए नवेले देश को जन्म के साथ ही कुचल सकता था। तो 1947 में भारत को विरासत में मिला क्या? सच कहूं तो जो हालात थे वो काफी डरावने थे। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है कि एक टूटी फूटी नींव पर एक मजबूत राष्ट्र आखिर बनाया कैसे जाए। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मुश्किलें थी ना, ये अचानक नहीं आ गईं। ये तो एक पूरे सिस्टम का नतीजा थी, एक ऐसा सिस्टम जिसे जानबूझकर बनाया गया था। ब्रिटिश राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ के उद्योगों को कभी पनपने ही नहीं दिया और विभाजन के जख्म ने तो समाज के ताने बाने को ही बिखेर कर रख दिया था। अब इतने बंटवारे और ऊंच नीच के माहौल में भारत को बनाने वालों ने एक ऐसा कदम उठाया जो सचमुच में एक क्रांति से कम नहीं था। ये सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति का वादा था। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक देश जो बस अभी अभी आजाद हुआ है, जहां ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते, गरीबी बहुत ज्यादा है, और वहां आप हर एक बालिग इंसान को वोट देने का हक दे देते हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ये अपने ही लोगों की समझदारी पर भरोसे की एक ऐसी छलांग थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये जो बदलाव था, ये सच में चौंकाने वाला था। सोचिए, ब्रिटिश राज में वोट देना तो बस कुछ गिने चुने अमीर लोगों का काम था, मुश्किल से 15% आबादी का। और रातों रात भारत के नए गणराज्य ने ये ताकत हर एक वयस्क नागरिक के हाथ में दे दी। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो पावर की पूरी परिभाषा ही बदल रहा था। तो इस नए रिपब्लिक की जान था इसका संविधान। पर यह सिर्फ एक रूल बुक नहीं थी। इसकी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो आदर्श थे, वो असल में एक नए समाज का नक्शा थे। एक ऐसा समाज जो सदियों से चले आ रहे भेदभाव को मिटाने और हर नागरिक को इज्जत से जीने का हक देने का वादा करता था। देखिए, पॉलिटिकल आज़ादी मिलना तो बस पहला कदम था। असली आज़ादी तो तब मिलती जब देश आर्थिक रूप से भी अपने पैरों पर खड़ा होता, और इसके लिए एक ऐसी हिम्मत वाली स्ट्रैटेजी चाहिए थी जो गुलामी की विरासत को तोड़ सके और देश का अपना इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर सके। तो इसका जवाब मिला नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी में, एक ऐसा प्लान जिसने भारत के शुरुआती इकोनॉमी को दिशा दी। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था, पर बहुत पावरफुल था। सरकार उन बड़े और ज़रूरी उद्योगों में पैसा लगाएगी जहां प्राइवेट कंपनियां या तो पैसा लगा नहीं सकती थीं या लगाना नहीं चाहती थीं। मकसद था एक आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना। और हाँ, मुश्किलें बहुत थीं, पर इस स्ट्रैटेजी के नतीजे दिखने भी शुरू हो गए थे। पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की खेतीबाड़ी हर साल 3% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी। ये रफ्तार ब्रिटिश राज के ठहरे हुए दौर से 7.5 गुना ज्यादा थी। मतलब 7.5 गुना। ये धीमी पर एक ठोस शुरुआत थी जो भविष्य के लिए नींव रख रही थी। तो एक तरफ तो भारत अपने अंदरूनी मामलों को सुलझाने में लगा था, पर दूसरी तरफ बाहर की दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। कोल्ड वॉर का जमाना था। ऐसे में भारत ने दुनिया के सामने एक बिल्कुल अलग और आज़ाद रास्ता चुना और साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सुपर पावर का प्यादा नहीं बनेगा। ये जो आइडिया था ना, नॉन अलाइनमेंट का, गुट निरपेक्षता का, ये सुनने में सिंपल लगता है, पर था बहुत हिम्मत वाला। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत चुपचाप किनारे बैठकर तमाशा देखेगा। नहीं, इसका मतलब था कि भारत हर मामले पर अपना फैसला खुद लेगा, अपने हितों को देखकर। अमेरिका जैसी महाशक्तियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे अनैतिक तक कहा, लेकिन भारत अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन ये जो पूरा ब्लूप्रिंट था ना, लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता, आज़ाद विदेश नीति, इसका बहुत जल्दी कड़ा इम्तिहान होने वाला था। ऐसी मुश्किलें आईं जिन्होंने इस पूरे ढांचे को बदलने या तोड़ने पर मजबूर कर दिया। चलिए देखते हैं कि इन मुश्किलों ने भारत के सफर को कैसे एक नया मोड़ दिया।
तो हुआ ये कि 1960 के दशक के बीच में देश में लगातार सूखा पड़ा और हालात इतने बिगड़ गए कि एक भयानक खाद्य संकट पैदा हो गया। आत्मनिर्भरता का जो हमारा सपना था वो एक कड़वी हकीकत से टकराया। अपने लोगों का पेट भरने के लिए हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ी। ये एक ऐसा वक्त था जिसने हमें जमीन पर ला दिया और ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। और इस संकट से निकलने का रास्ता दिखाया ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति ने। खेती की नई तकनीकें आईं, सरकार ने भी पूरा साथ दिया और नतीजा ये हुआ कि अनाज का उत्पादन आसमान छूने लगा। जो नतीजे आए वो कमाल के थे। इसने भारत की वो मांगने वाले की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया और आखिरकार हमने खाने के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। तो जिस तरह इकोनॉमी ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया, ठीक वैसे ही बहुत जल्द भारत के लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था। देश में एक ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल मची जिसने देश की संस्थाओं की नींव तक को हिलाकर रख दिया। इमरजेंसी ये भारतीय इतिहास के सबसे विवादित पन्नों में से एक है। इस दौर में नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा लिया गया। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और इसे हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। और इन बड़े बड़े इम्तिहानों के अलावा भी कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जो तब भी थीं और आज भी भारत के सामने खड़ी हैं। धर्म के नाम पर राजनीति, राज्यों की अपनी अलग पहचान की मांग, किसी एक पार्टी का बहुमत न होना और मिली-जुली सरकारों का दौर, ये सारी चीजें हमें भारत के सफर की असली कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखाती। और यहीं पर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। भारत का अतीत इसके भविष्य को कैसे बना रहा है? शुरुआती नेताओं के सबको साथ लेके चलने वाले अंदाज से लेकर बाद के नेताओं के ताकतवर रवैये तक हर दौर ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ये समझना कि ये विरासत आज हमारे सामने जो चैलेंज हैं और जो मौके हैं उन्हें कैसे असर करती है, इसी में भारत के भविष्य को समझ